नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और आज इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं और हम जहां पर मौजूद हैं उसके बारे में बस इतना कहना चाहूंगा। तारीख याद रखिए 23 फरवरी 2005 इसी घाट पर आतंकी हमला हुआ था, दशाश्वमेध घाट। 5 लोगों की मौत हुई थी। आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव ने आतंकियों को बचाने का काम किया था? क्या समाजवादी सरकार ने आतंकियों के केस वापस लिए थे? क्या आतंकवादियों को मजहबी डिस्काउंट दिया गया था? क्या साइकिल वाले आतंक का रेड अलर्ट है? क्या आतंक पर तुष्टीकरण इसी पर है चौथा चरण? आज ये सारे सवाल वहां से, उसी दशाश्वमेध घाट से जहां पर आतंकी हमला हुआ था, 5 लोगों की मौत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और हर कोई आज यही बात कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि उस वक्त आतंकवादियों पर प्यार उमड़ रहा था। आज यही सवाल उठाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहीं से थोड़ी दूरी पर अगर जाएंगे ना तो मार्च 2006, 7 मार्च 2006 संकट मोचन मंदिर पर भी आतंकी हमला हुआ था। थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, वाराणसी रेलवे कैंट स्टेशन, वहां पर भी आतंकी हमला हुआ था। एक दिन में 28 लोगों को मार दिया गया था आतंकवादियों ने। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। वाराणसी में, गोरखपुर में, यहां दशाश्वमेध घाट में, यहां 5 लोगों की मौत हुई थी। मगर सोचिए, आतंकवादियों को मजहबी डिस्काउंट दिया गया। मरने वालों का तो शायद कोई धर्म नहीं था, या वो वोट नहीं था, या वोट बैंक नहीं था, लेकिन संभवतः मारने वालों का वोट बैंक था। इसलिए आतंकवाद में भी और आतंक में भी तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए आतंकवादियों के केस वापस लिए गए। आज इसी पर बात होगी। नुपुर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मेरे साथ हैं। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और एमएच खान बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं यहां पर भी बता दूं, मेरे साथ कुछ काशीवासी हम यहां पर शो करने आए, यही कुछ लोग हैं, उन्होंने देखा। और ये रैंडम लोग ऐसे ही लोग हैं, काशी के लोग हैं जो बता रहे हैं इन्होंने आतंकी हमला देखा था। वो लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नुपुर, मेरे तो जहन में बस एक चीज आ रही है, शुक्र है कोर्ट थी, वरना सारे खुले घूम रहे होते। सबको बचाने की कोशिश की गई। वाराणसी में शमीम अहमद, गोरखपुर में तारिक काजमी, सितारा बेगम, इम्तियाज अली, खालिद मुजाहिद, मकसूद जावेद, मोहम्मद कलीम, नासिर हुसैन, अहमद हुसैन, ये सारे नाम लेकर आया था मैं आज पूरी रिसर्च के साथ। ये तो कोर्ट था। आतंकियों को सजा हो गई। पिछली सरकार की चलती तो पद्म सम्मान मिलता, जो कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। नुपुर। अमन, आपको, सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को हर हर महादेव। शायद दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि आप बनारस में हैं। मैं जिसको कहूंगी कि विश्व की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन नहीं, विश्व की मैं कहूंगी सबसे खूबसूरत शहर बताऊंगी मैं बनारस को। अब जो आपने मामला उठाया है, जरा इसकी क्रोनोलॉजी देखिए। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम मुसलमान युवाओं के खिलाफ जो गिरफ्त में हैं, आतंकी हमलों के आरोपों में, दंगे के आरोपों में, अलग क्रिमिनल आरोपों में, उनके खिलाफ हम केसेस वापस लेंगे। 2012 में चुनाव जीत के अखिलेश यादव की सरकार बनती है। अक्टूबर 31, 2012 के अंदर एक सर्कुलर निकलता है बकायदा, जो पूरे उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन के लीगल सेल डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करके ये किया जाता है कि वो प्रोसेस स्टार्ट कीजिए जिससे कि जो गिरफ्त में मुसलमान युवा हैं उनकी रिलीज हो जाए, उनको बाहर निकाल दिया जाए। अब देखिए, नवंबर 2012 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस प्रक्रिया पे क्या कहता है। जरा मैं अंग्रेजी में पढ़ के बताऊंगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कह रहा है। इज द गवर्नमेंट मतलब अखिलेश यादव की सरकार, encouraging terrorism by taking steps to withdraw cases against accused persons. Today you are withdrawing cases, tomorrow you will confer Padma Bhushan on them. ये पता है किस मामले में बात उठी थी? वही संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन, बनारस ब्लास्ट, जिसमें 28 लोगों की मृत्यु हुई और 101 लोग घायल हुए। ये नवंबर 2012 के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी करी, लेकिन अखिलेश यादव के बाल में जूं नहीं रेंग रही थी। मार्च 2013 के अंदर बकायदा अखिलेश यादव ने इन केसों को विड्रॉ किया। दिसंबर 2013 के अंदर दोबारा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, आतंकवाद है, आतंकियों के खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं
और जो लोग गिरफ्त में हैं, अगर इनको आपको ढील देनी है तो आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप सोच लीजिए, ये तो मैं आपको एक मामला बता रही हूं कि कोर्ट तक की नहीं सुनी, क्या संविधान, क्या कानून, क्या लोगों की जान निर्दोष है, चाहे वो कार सेवक थे हनुमानगढ़ के अंदर, चाहे वो यहाँ पे बनारस के अंदर 28 लोग थे जिनकी मृत्यु हुई, 101 लोग जो घायल हुए, चाहे वो तमाम वो केस हुए, 14 ऐसे केसेस है जिसमें अखिलेश यादव ने विड्रॉ करने की पूरा प्रोसीजर चालू किया था। काफी लोग उनमें से आज कन्विक्टेड हैं। 2013 की याद आप लोग अब क्यों दिला रहे हैं 2022 में? ये भी सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि 2013 की याद 2022 में आप लोग दिला रहे हैं। ये कौन सा रेड अलर्ट है? इससे क्या फायदा? अमन देखिए, जब जब चुनाव पास आता है विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाता है। जो जिन्ना को ले आए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जिन्ना कौन? देश का बंटवारा, विभाजन करने वाले। उस टाइम पे क्या आतंक का कहर नहीं था? हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हुए थे? पूरे परिवारों की जमा पूंजी लूटी नहीं गई थी? घर के मर्द और पुरुषों की बेरहमी से मृत्यु नहीं की गई थी? तो जो जिन्ना को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं, अपना भगवान बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो बारी बारी मैं आपको बता दूं, आप आज सवाल उठा रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट केस की सुनवाई के बाद फाइनल जजमेंट अभी हाल में शुक्रवार को आई है। जो कन्विक्ट हुए हैं, या आपने अनुराग ठाकुर जी की प्रेस वार्ता में सुन लिया होगा, एक कन्विक्टेड टेररिस्ट जो अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर कन्विक्शन हुआ है, उसका डेथ एग्जीक्यूशन उसको मिली है। आपको पता है उसके पिताजी अखिलेश यादव की पार्टी में नेता है। उसके पिताजी समाजवादी पार्टी के लिए इसी चुनाव में घर घर पे प्रचार करते नजर आ रहे हैं, बाकायदा फोटोग्राफ्स है उनकी। तो क्या हम मान लें कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ? अतुल सक्सेना जवाब दे दीजिए, सवाल तो उन्होंने पूछ लिया। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ, सत्ता में आएंगे फिर वापस आएंगे और केस वापस लेंगे क्या आतंकवादियों के लिए? इसलिए सत्ता चाहते हैं, ये सवाल है। अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी। अमन जी, बड़ी अच्छी बात है, आप भाजपा के लोग बहुत अच्छा माइलेज देने का काम करते हैं चैनल में बैठ करके, और लंबा उनका पूरा सपोर्ट रहता है आपके चैनल का, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, भाई आतंकियों को माइलेज नहीं दे सकता ना, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी। नॉन स्टॉप बोलने दिया मेरे को। आप सवाल पे रहिए, जवाब पे रहिए ना, आप पर्सनल क्यों कमेंट करते हैं? उन्होंने पर्सनल नहीं किया, आप पर्सनल करेंगे तो सुनेंगे। मैं आतंकियों को माइलेज नहीं दे रहा ना, कम से कम। अब जवाब दीजिए, मेरे पर मत टिप्पणी करिएगा। जी बोलिए अतुल जी, आप पूरा बोलिए, मेरे पर मत टिप्पणी करिएगा। जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल, दोनों तरफ की, इसलिए आपको बुलाया, बोलिए। अब जब आप चुप हो जाएंगे तो बोल दूंगा। जी बोल दूं। देखिए नुपुर जी, बोलिए अतुल, बोलिए क्या आतंकियों के केस वापस लिए? अरे सुनो तो सही, आप सुनते हो नहीं, फिर बुलाने का फायदा क्या? ये दिखाइए। ऐसा नुपुर जी ने बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे भाषण देने का काम किया। बोलिए। मैं नुपुर जी की बात जवाब दे दूं। ये आतंकवादियों की बात कर रही है, पुलवामा पे कितने हमारे वीर शहीद हो गए, आज तक उसकी जांच का क्या हुआ ये बता नहीं पाएंगे। दूसरा, बनारस की इन्होंने बात करी। बनारस में प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, गुजरात से आए और बनारस की जनता को झूठ बोल करके सांसद भी बन गए, प्यार भी बोल गया। उसके बाद क्या हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ। वो पुल जो गिरा, जो बना भी नहीं था, लोगों ने यूज भी नहीं करा, वो पुल गिर गया, उसमें न जाने कितने लोग हमारे बेचारे मर गए, उनकी मौत हो गई, उनके परिवार जो है उस कष्ट को आज तक झेल रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव है, लखीमपुर की घटना है। लखीमपुर का किसान वहां वोट देगा मन जी, और 4 किसानों को जिस तरीके से इन्होंने भाजपा के लोगों ने, भाजपा के मंत्री के बेटे ने एक गाड़ी से रौंदने का काम किया है ना, तो कल लखीमपुर का किसान इन्हें बताएगा कि अपने वोट की ताकत से जो है इनका सत्ता साफ करने का काम करेगा। तो देखिए नुपुर जी, पिछले 2-4 मिनट से जो है केवल आतंकवादी इसकी बात कर रहे हैं। तो ये मुझे ताज्जुब ये होता है कि उत्तर प्रदेश में 2014 से और अब तक इनकी सरकार चल रही है, 2014 से केंद्र में है मोदी जी, और 2017 अतुल जी आपको चुनौती के साथ एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत कहा, क्या आप लोगों ने आतंकियों के केस वापस लिए, हाँ या ना? मुझे गलत साबित करिए। अगर प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं तो आप बताइए ना, आप बताइए, मैं चलाऊंगा कि उन्होंने गलत कहा। जो वो नाम बता रहे हैं, क्या अखिलेश सरकार ने आपले आतंकियों के केस वापस लिए, हाँ या ना? जो सूबे का मुख्यमंत्री अपने 52 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हो
और वो खुद ही बैठ करके खुद ही हस्ताक्षर करके उसे वापस लेने का काम करता हो। पहले अपनी गिरेबान में झांकें प्रधानमंत्री जी कि योगी जी के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे। चलिए ठीक है, अब आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या आतंकियों के केस वापस लिए? चुनौती दे रहा हूं, आप 48 मिनट में जवाब दे दें। क्या अखिलेश यादव ने आतंकियों के केस वापस लिए? नहीं, आप बताइए, मुख्यमंत्री ने केस वापस लिया? नहीं लिए तो मैं नाम बता देता हूं आपको। वाराणसी में, आप सुनिए, फिर आपने बोला नहीं लिए ना। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। वाराणसी में शमीम अहमद, इसका केस वापस लिया। गोरखपुर में तारिक आजमी, मैं नाम के साथ बताऊंगा आपको, और तारिक आजमी को 20 साल की कैद हुई। शुक्र है कोर्ट था, आप लोगों ने केस वापस लेने की कोशिश की। सितारा बेगम केस वापस लिया, 7 साल की सजा हुई। इम्तियाज अली केस वापस लिया, 23 साल की सजा हुई। खालिद मुजाहिद, मकसूद जावेद, महमूद कलीम, नासिर हुसैन, अहमद हुसैन, ये सारे नाम है। अतुल भाई, ये नाम है, फैक्ट्स आपने लिए, आप जानते हैं। एक बड़ा चैनल है, आप प्रमाण के सहित बात किया करिए। जो आप हम पे जो बयानबाजी, मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। अगर मैं गलत हूं, मैं चुनौती देता हूं आपको। अतुल भाई, अतुल सक्सेना, मैं चुनौती देता हूं आपको अगर मैं गलत हूं। गोरखपुर ब्लास्ट केस में तारिक आजमी केस वापस लेने की कोशिश हुई, शुक्र है कोर्ट था, 20 साल की सजा हुई। बताइए, तारिक आजमी नाम ले रहा हूं मैं, चुनौती दे रहा हूं नेशनल टेलीविजन पर, अगर मैं गलत बोल रहा हूं। गोरखपुर ब्लास्ट केस में, वाराणसी 7 मार्च 2006 ब्लास्ट केस में शमीम अहमद का केस वापस लेने की कोशिश हुई। अभी मामला लंबित है। तो आप देखिए सर, देखिए, फैक्ट्स पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये सारे नाम है, फैक्ट्स हैं, जिनको आपने बचाने की कोशिश हुई, उनको सजा दी कोर्ट ने। आप विकास की कोई बात नहीं करेंगे। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी ने क्या देने का काम किया वो नहीं आ सकती हूँ प्लीज अमन? अच्छा, ये नाम गलत है क्या? क्या ये नाम गलत है? नुपुर, एक मिनट, क्या ये नाम गलत ले रहा हूँ मैं? तारिक आजमी, शमीम अहमद, क्या ये नाम गलत ले रहा हूँ मैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अतुल भाई, अतुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट नुपुर, एक मिनट, अतुल जी एक मिनट। अतुल जी, क्या मैं नाम गलत ले रहा हूँ? आप मुझे बताइए। आपकी बात आप जानते हैं ना, जानकार आदमी है ना, आप सीनियर है ना, आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है ना आप मुझे बताइए, क्या मैं नाम गलत ले रहा हूँ? क्या मैं नाम गलत ले रहा हूँ? ऑनर बताइए मेरे को, आज चुनौती दे रहा हूँ। शमीम अहमद, तारिक आजमी, सितारा बेगम, इम्तियाज अली, खालिद मुजाहिद, मकसूद जावेद, इन सारे आतंकियों के केस वापस लेने की कोशिश हुई या नहीं हुई? शुक्र है कोर्ट था, वरना आतंकी खुले घूम रहे होते। बताइए, चुनौती गलत नाम ले रहा हूँ? आपको पता है सर, आपको पता है अतुल भाई, मैं पूछ रहा हूँ क्यों लिए? आप मुझे दिखाइए। आप ये जनता को गुमराह मत करिए, भ्रमित मत करिए अमन जी। समाजवादी पार्टी जो है आतंकियों को जेल भेजने का काम करती है, मोदी जी की तरह खुला नहीं घूमने देती है। आज तक 52 लोग हमारे शहीद हो गए। ये सर आप तो बचा रहे थे, तो कोर्ट था, शुक्र है कोर्ट था, वरना सारे आतंकी खुले घूम रहे होते। अतुल सक्सेना, ये तो फैक्ट्स हैं। 2017 से नुपुर, आप बोलिए। नुपुर, अतुल जी देखिए, मैं जरा सारे नाम गिन लूं। ये सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं। 2013 की मजबूरी थी, सत्ता में आएंगे, अमन जी जरा मैं जवाब देना चाहूंगी। 2013 में सत्ता में आते आतंकियों के केस वापस ले लिए, ये तो फैक्ट्स हैं सर, ये किया आप लोगों ने। और 22 में वापसी होगी तो किस किस के केस वापस है, ये तो फैक्ट्स है अतुल भाई, ये जनता को गुमराह गलत नहीं है। मैं चुनौती दे रहा हूँ आपको, आई चैलेंज यू, मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ, एक एक नाम सही है। अतुल गलत बोल रहे हैं आप। मार दिया जाता है कि भाजपा के लोगों के राज ना खुल जाए। मैं आ सकती हूँ अमन, मुझे बोलने दीजिए, जरा मैं जवाब देना चाहूंगी। विक्रम सिंह आ रहा हूँ। नुपुर आप बोलिए, नुपुर देखिए आप बोलिए। मैं 2 चीज कहूंगी। सबसे पहले तो मैंने आपको तारीख बता दी, अक्टूबर 31, 2012 अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार का सर्कुलर डेटेड अक्टूबर 31, 2012 निकला था, जो तमाम मिनिस्ट्री के तमाम लीगल डिपार्टमेंट में भेज के, तमाम जुडिशियल लीगल डिपार्टमेंट में भेज के ये कहा गया था कि अक्यूज्ड मुसलमानों को जो गिरफ्त में है उन्हें रिहाई किया जाए। अब आपने तो कुछ नाम लिए, जरा मैं सारे नाम गिनवा देती हूँ जिनकी रिहाई के लिए अखिलेश यादव ने अर्जी दी थी। अक्यूज्ड नासिर हुसैन, मोहम्मद कलीम, मैं देखे, मैं इनके ऊपर नहीं बोली, इनको बड़ा दर्द था, बरनौल की जरूरत है, दर्द था। ये देखिए, ये आई एम सॉरी, ये ना व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, खुद तो बकवास आदमी है, ये किसी और को क्या बकवास बोल रहे हैं। आप तो आदमी बकवास है, तो दूसरों की बकवास सुन लीजिए। अमन, ये ऐसे डिबेट नहीं होगी। आई एम सॉरी अमन, आपको रोकना पड़ेगा।
जी चलिए आदमी जो बकवास है, जो चिल्ला रहा है, मैं रिमोट जो लोकेशन जिसको पर कुछ नहीं पता, मुझे बोलने दीजिए। तरीका नहीं है ये, अतुल जी आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप तंखी के खिलाफ बोल रही है, वो आपको क्यों बुरा लग रहा है भाई? ये अब आप तरीका तंखियों की नहीं वकालत है। करेंगे क्या? वो आप तंखियों के खिलाफ बोल रही हैं, आपको बुरा लग रहा मैं है? अपनी बात पूरी कर लूं। अतुल अतुल एक मिनट, अतुल अपनी बात पूरी कर लूं, प्लीज अमन जी। अमन जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। विक्रम जी के पास भी जाना है जी, एक एक करके। अतुल जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप रिस्पेक्टेड है, लगातार डिबेट्स में आते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। और वो आतंकियों के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको दर्द नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, आपको बुरा लगेगा, थोड़ा कंट्रोल करिएगा प्लीज। आतंकियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो, एक एक करके। नुपुर आप बोलिए पहले, ठीक है? नहीं मैं आतंकियों का पक्ष तो नहीं रखूंगा ना भाई। एक पक्ष क्या होता है, मैं आतंकियों के खिलाफ पीड़ित लोगों का पक्ष रख रहा हूँ। पाऊंगी ऐसे वो किसान परिवार। अतुल भाई जब आतंकियों पर डिबेट होगी तो एक ही पक्ष लेना पड़ेगा, सबका एक ही पक्ष होगा। पूरी डिबेट हाईजैक कर रहे हैं। चलिए हाँ, अच्छा एक मिनट। मैं जरा आ सकती हूँ प्लीज? अमन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसे डिबेट नहीं होती है, तो आप नुपुर आप बोलिए। नुपुर नहीं एक मिनट, मैं रिमोट लोकेशन पर हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अतुल जी प्लीज ऑडियो बंद रहेगा। नुपुर आप बोलिए। जो एक महिला को बेवजह बकवास बोल सकते हैं, इन्होंने मेरे लिए शब्द इस्तेमाल करा बकवास, वो उनकी मानसिकता कितनी बदतमीज और बकवास आदमी खुद है, उसका परिचय दे रहे हैं। मैं तो इनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर नहीं रही, मैं तो आतंकवादियों के नाम ले रही हूँ। इनको दर्द क्यों हो रहा है? इनको दर्द क्यों हो रहा है? इनको चुप कर दीजिए अमन। ये देखिए, ये दायरा पार कर रहे हैं, ये लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं। चुप कर दीजिए, इनसे कहिए अपने घर में जाके ऐसे बात करेंगे। ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका नहीं है किसी महिला। अरे आप छोड़िए ना, आप सार्वजनिक नुपुर आप बोलिए, ऑडियो बंद रखिए भाई, एक एक करके। विक्रम सिंह जी के पास जाना है, यहाँ पर भी सब लोग हैं। नुपुर आप बोलिए, ये तरीका नहीं है। चलिए नुपुर आप बोलिए, ये तरीका नहीं है अमन। हाँ ठीक है, ऑडियो बंद है। नुपुर आप बोलिए। हाँ ठीक है, पर्सनल नहीं होना भाई, ना आप उनके खिलाफ ना वो आपके खिलाफ। अतुल जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नुपुर ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को डिबेट में मत बुलाइए, जो सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकते हैं, जिनमें सुनने की सहन शक्ति नहीं है। तरीका नहीं है, ये एंटी सोशल एलिमेंट है। इनके ऊपर किसी ने व्यक्तिगत टिप्पणी करी, मैं जरा अपना जवाब देना चाहूंगी। नुपुर आप बोलिए, 30 सेकंड मुझे आगे बढ़ना होगा। जो जिन लोगों के खिलाफ अखिलेश ने, जिन अक्यूज पर्संस के खिलाफ अखिलेश ने केस वापस लिया, उनके नाम सुन लीजिएगा। यकूब, नासिर हुसैन, मोहम्मद कलीम, सैयद अब्दुल मुबीन, मुख्तार हुसैन, मोहम्मद अली अकबर, अजीजुर रहमान, नौशाद हफीज, नूर इस्लाम, मकसूद जावेद, ताज मोहम्मद, अहमद हसन, एक जवान बच्चा था जुवेनाइल, उसका नाम नहीं लिखा हुआ, इम्तियाज अली, मोहम्मद तारिक कासमी, सितारा बेगम, शमीम अहमद, अलाई सरफराज। आगे सुनिएगा। और ये बनारस के जो आपने जो तमाम नाम गिनवाए, उनके अलावा ये नाम गिनवा रही हूं मैं, जिनके खिलाफ अखिलेश ने केस वापस लेने के और इनको रिहा करने के ऑर्डर अक्टूबर 31, 2012 में दिए थे। अब यहाँ पे इनको इतना दर्द आ गया भैया किसानों के लिए। जब आपने मुरादनगर 2014 के अंदर मुरादनगर में किसानों पे लाठियां बरसाई थी, तब आपका दिल्ली पसीजा था। फतेहपुर 2016 के अंदर जब आपने किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई थी, क्यों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़े थे पैसे विड्रॉ करने के लिए, नवंबर 2016 में, तब आपका दिल्ली पसीजा था। खुद तो आप छात्राओं पे लाठियां बरसते आए हैं, किसानों पे लाठियां बरसते आए हैं, महिलाओं पे लाठियां बरसते आए हैं। अरे आपके खुद के लोग पत्रकारों को जिंदा जलाते आए हैं, महिलाओं के निकरों का रंग पूछते आए हैं, बलात्कार करते आए, कहते हैं लड़के हैं बलात्कारी, गलती हो जाती है, इनोसेंट हैं ये तो लड़के। तब आपका दिल्ली पसीज था। यहाँ बैठ के बड़बोलापन मत कीजिए, या तो फैक्ट्स पे बात कीजिए, क्योंकि आप जो यहाँ पे कर रहे हैं, आपने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर संदेह कर दिया, आपने कह दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट गलत है। ठीक, हाई कोर्ट ने कहा था कि आतंकियों को पद्म सम्मान देना चाहती है कि सरकार, ये रिकॉर्ड में है, सारे फैक्ट्स हैं। विक्रम जी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और एमएच खान जी हैं, बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी का पक्ष रखें, लेकिन यहाँ पर काशी के लोग हैं, एक बार उनका कमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों ने वो ब्लास्ट देखा था। अब जब ये डिबेट सुनते हैं तो वाकई खून खौलता होगा इन लोगों का कि इन्होंने अपनों को खोया है, और जिन्होंने काशी वासियों को मारा, वाराणसी वालों को मारा, उनके केस वापस, क्या ये कोई मुद्दा है? आपने तो देखा था, क्या ब्लास्ट यहीं पर हुआ था? मैं गंगा आरती में ट्रस्ट बोर्ड का सचिव हूँ। गंगा जो आरती होती है, और उस समय जिस समय यहाँ ब्लास्ट हुई थी ना, उस समय आदमी के चिथड़े इतने बड़े बड़े उड़ करके, वो झंडे देख रहे मेरे, वो झंडे के पास चले गए थे, इतने चिथड़े उड़े थे। और उस समय बहुत दुख हुआ था। हमारा राज्य नेता या हमारे देश का नेता ऐसा होना चाहिए कि उसका आतंकवादी से कोई साथ नहीं होना चाहिए। वो जनता की सेवा के लिए जनता उनको चुनती है। हम गंगा के तट से, जब पता लगा कि 13 में केस वापस लिए,
तो बुरा लगा, आप लोग तो यहीं के लोग। देखिए, बुरा अगर मेरे सामने हादसा होगा और मेरे लोग मारे जाएंगे, आतंकवादी जो होते हैं वो पहचानते नहीं है कि कौन हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। यहाँ सभी लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं। घाट पे मैं प्रतिदिन यहाँ रहता हूँ, सभी लोग आते हैं। आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है। तो फिर क्यों, जब आतंकवादियों का धर्म नहीं होता तो ये तुष्टिकरण के लिए होता है? मतलब कोई वोट बैंक अपीज हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। आतंकियों का तो धर्म होता नहीं, तो आतंकी क्यों बचाना? अभी आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीपति मिश्रा है। हाँ मिश्रा जी, अच्छा ये हाँ बताइए। देखिए, मैंने उनको भी देखा है जो इन बम ब्लास्टों में अपने शरीर के अंग को गंवा चुके हैं और अपनी जिंदगी को बड़ी बुरी तरीके से जीने के लिए विवश हैं। वो चाहे वो मिश्रा वकील हो, चाहे वो यादव हो संकट मोचन की बम ब्लास्ट में मरा हुआ। हाँ, कचहरी में भी ब्लास्ट हुआ। वो यादव हो जो संकट मोचन मंदिर में मरा हुआ। अखिलेश यादव कभी उनसे मिलने नहीं आए, कभी उनके उस पे आंसू बहाने नहीं आया, उनको कुछ देने के लिए नहीं आए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि दंगे होते और मजहब के आधार पर थानों पर से उनको भगा दिया जाता था। ये भी उस सरकार में हुआ है, इनके शासनकाल में। तो मैं एक लाइन कहूंगा कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। और इसलिए अब आपको भी यहीं पर थे जब ब्लास्ट हुआ था क्या? जी, जब ब्लास्ट हुआ मैं जस्ट यहाँ के सीढ़ियों के ऊपर था और हम लोग चाय पी रहे थे एक दुकान पे। एकाएक जब धमाका होता है तो हम लोग को पता नहीं चला पहले कि हुआ क्या। 5 मिनट के अंदर चीख पुकार और भगदड़ मचती है। और जब पता लगता है उन आतंकियों के केस वापस, जब पता चलता है कि इन आतंकियों का केस जो है वापस लिया जा रहा है राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए, तब वह उस समय वही परिस्थिति होती है जब आदमी कानून को अपने हाथ में लेने का विचार उत्पन्न हो। वो क्रोध उत्पन्न हुआ मन में। तो वजह क्या, मतलब वजह? हाँ बोलिए। मैं तो उसी पर मैं जो वर्तमान समाजवादी, उस समय की तत्कालीन समाजवादी पार्टी को लिख कर लाए आप? जी, उनके लिए मैं अभी लिखा हूँ। अच्छा, इन धमाकों में मरने वाला कोई सियासतदान नहीं होता, मरता है आम आदमी, कोई समाजवादी जवान नहीं होता। तुष्टीकरण की खातिर बेच दिया धर्म, इंसान और राष्ट्रीय सुरक्षा को, इसीलिए तब समाजवादियों का कोई सगा नहीं होता। तुष्टीकरण मतलब आतंकियों के केस वापस लेने से तुष्टीकरण समझ नहीं आया, कैसे होता है? आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं के रहने वाला। मैं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ। अच्छा। और मैं नियमित यहाँ गंगा आरती बाबा का दर्शन करने आता हूँ। जब ये घटना हुई थी, जैसे हमारा घर है उसी तरह हमारा भारत देश एक परिवार है। और जब परिवार के अंग का किसी भी तरह से किसी व्यक्ति का अगर क्षति हो जाए तो उस तरह शरीर में चोट लग जाने से दर्द होता है। वजह क्या लगती है? मतलब आतंकी जिन्होंने काशीवासी, ये एक साजिश के तहत जो है काशी को नष्ट, क्योंकि काशी आतंकियों के केस वापस लेने की वजह क्या लगती है? अब वो खुद है जो है इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। अब उनकी विचारधारा दूषित है पूरी तरह से, मानसिकता देख लीजिए। जब उनकी सरकार बनी है तो दंगा के सिवा क्या हुआ है? गुंडा अपराधियों को हमेशा एक नया नाम भी दिया गया, दंगेश। आज योगी आदित्यनाथ ने एक नया नाम दिया, उन्होंने बोला पहले लंकेश और अब नया नाम अखिलेश यादव को उन्होंने दंगेश नाम दिया है योगी आदित्यनाथ ने। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, वो सियासी आरोप अपनी जगह, लेकिन ये फैक्ट्स हैं कि केसेस वापस लिए गए, तारीखों के साथ हैं। शमीम अहमद, तारिक आजमी, सितारा बेगम, इम्तियाज अली, खालिद मुजाहिद। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह, जो शायद बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि क्या विक्रम जी पॉलिटिकल पार्टी इतना मतलब इतनी अथॉरिटी होती है कि आतंकियों के केस वापस ले सकती है? फिर कोर्ट इंटरफेयर करती है और कोर्ट सजा सुनाती है। जिसको बचाने की कोशिश की जा रही थी उसको 23 साल की, 20 साल की, 17 साल की सजा होती है। विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, ध्यान से सुनिएगा। विक्रम जी बोलिए। अमन जी, जितनी भी विवेचनाएं आपने स्पष्ट की अपने वक्तव्य में, इन सब से मेरा नजदीकी का संबंध रहा है और इनका अनुश्रवण और इनका मार्गदर्शन किया गया है। बनारस के लोगों का नमन करते हुए आपने उनकी बात सुनी और जो बात उनकी पीड़ा आपने कही और जो अनकहा छोड़ा उसका आभास मुझे है। उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने को बचता नहीं है। फिर भी उनकी पीड़ा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा कि इतनी पीड़ा, रक्तपात देखने के उपरांत किस प्रकार आपने अपनी अंतरात्मा को मार के केस वापस लिए, इसका तो उत्तर आपको देना पड़ेगा। जनता आज के जवाब चीख चीख के पूछ रही है। ट्रिपल ब्लास्ट जिनके कि आपने मुकदमे वापस लिए, जिसके बारे में हाईकोर्ट की टिप्पणी जिसपे नूपुर शर्मा जी ने प्रकाश डाला, उसमें 18 लोग मारे गए थे। कहीं भी कोई मरता है, लखीमपुर में 4 मरे, बहुत बुरा हुआ, उसकी भर्त्सना की जाती है, करता हूं। लेकिन ये जो 18 मरे, बनारस में जो 12 मरे, इसके अलावा जो 56 अहमदाबाद मरे, एक एक व्यक्ति का मूल्य है। और केस वापस कैसे? इनको तो ये अंतर तृप्ति होनी चाहिए थी जब आप इनको सजाए मौत दिलाते, जैसा अहमदाबाद कोर्ट ने दिया है। वाह! लेकिन आपकी उदासीनता कर्तव्य के प्रति और आपकी सत्यालोलुपता यहां तक पहुंच गई कि आपने मुकदमे वापस लेने की। अमन जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। आपने वो पक्ष नहीं सुनाया जो मेरे ऊपर, ब्रिजलाल के ऊपर, जो तत्कालीन डीजी थे,
और एसटीएफ के 40 कमांडो के ऊपर हत्या का मुकदमा क्यों की? खालिद मुजाहिद लू खा के मर गया था, मैं अवकाश प्राप्त कर चुका था, लेकिन संदेश कड़ा था कि आपने हमारे आतंकवादियों की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस कैसे किया? तो हत्या का मुकदमा अमन जी हम लोगों के खिलाफ लिखाया गया। ये तो बात दूसरी है कि वो बाद में विलुप्त कर दिया गया। खालिद मुजाहिद, एक मिनट, ये किस्सा पूरा सुनाइए सर, ये किस्सा पूरा सुनाइए। खालिद मुजाहिद, ये जिसका केस वापस लेने की जो मैं नाम ले रहा था, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, वो आप बीती सुना रहे। सर पूरा किस्सा सुनाइएगा, क्या हुआ था? आपको रोका गया था? जी, ये बात 2013 की ये बात है। मैं अवकाश प्राप्त कर चुका था। ब्रिजलाल मेरे बाद जो पुलिस महानिदेशक थे वो सर्विंग डीजी थे, सिविल डिफेंस में थे, और उन 40 कमांडोज को जिन्होंने खालिद मुजाहिद को गिरफ्तार किया था, उन्होंने, क्योंकि ये कोर्ट जेल से कोर्ट लाया जा रहा था बाराबंकी, लू खा करके ये मर गया लू से, वहां हम में से कोई मौजूद नहीं था, और हम 40 कमांडोज एसटीएफ के, ब्रिजलाल सर्विंग डीजी, मैं रिटायर्ड जी, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखाया गया, इसलिए कि एक संदेश देने के लिए कि हमारे आतंकवादियों की तरफ देखने की कोशिश मत करना। आगे तो कौन सी एसटीएफ, कैसा एटीएस? अगर तुमने 2 डीजीपीस के ऊपर तुमने मुकदमा हत्या का लिख दिया, कौन कांस्टेबल, कौन सब इंस्पेक्टर दुस्साहस करेगा अब आतंकवादियों की तरफ छूने की, देखने की? ये माना कि आपकी मजबूरी हो सकती है तुष्टीकरण की, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, न किसी पुलिसकर्मी की मजबूरी है तुष्टीकरण की। अगर किसी ने राष्ट्र विरोधी तत्व ने देश की तरफ आंख उठाया, हमारे भाई एमएच खान साहब बैठे हैं, मैं उनके जज्बे को सलाम करते हुए आगे बढ़ूंगा और ये बताऊंगा कि देश की तरफ किसी ने आंख उठाई तो 1000 विक्रम सिंह कुर्बान, 1000 ब्रिजलाल कुर्बान, 1000 एसटीएफ के जवान कुर्बान हैं, लेकिन भारत मां की तरफ किसी ने आंख उठाया, एक बार नहीं 1000 बार, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई की जाएगी जो कि पहले की है और आगे होती रहेगी। ये जो बंदर घुड़की थी और ये आपको जी अमन जी आप कंप्लीट कर लीजिए। सॉरी सर, मैंने बीच में टोका, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर एमएच खान जी में आ रहा हूं। ब्रिजलाल के जो शब्द थे कि आपने हमारे प्यारे आतंकवादियों की तरफ देखने की हिम्मत कैसे की, ये ब्रिजलाल जी के शब्द थे। लेकिन जो कड़ा संदेश देना चाहिए था राष्ट्र को, राष्ट्र विरोधियों की तरफ, आपने उसको धूमिल करने की कोशिश की। क्या उनका जो मरे थे, क्या 12 जो कोर्ट ब्लास्ट में मरे थे वो कम थे? उनका खून पीला था। जो अहमदाबाद में 56 मरे, उनका खून पीला था, और जो और जगह मरे बनारस में, उनका खून पीला था। बनारस की महान जनता के उद्गार आपने सुने और हम सबको करोड़ों को सुना, इसके लिए आपको साधुवाद अमन जी, क्योंकि ये भावना आज भी घाव भरे हैं, ये घाव भरे नहीं है अमन जी, न भरेंगे कभी। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जब 2013 में सरकार आई समाजवादी पार्टी तो केस वापस लिए गए, और यही प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि ये साइकिल वाले आतंकवाद का रेड अलर्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं, प्यार उमड़ रहा था। आज जो रैली किया प्रधानमंत्री ने उसमें कहा कि आतंकवादियों पर प्यार उमड़ रहा था। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा। मेरे साथ एमएच खान जी हैं, मायावती की पार्टी का पक्ष रखे हैं। एमएच खान जी, क्या इसके पीछे वजह आपको क्या लगती है? आपकी भी सरकार रही है, क्या तुष्टीकरण की वजह से होता है ये सब? मतलब मैं वजह नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आतंकवाद जब हमला होता है तो मुसलमान भी मारे जाते हैं, हिंदू भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकियों के केस वापस लेने से अपीजमेंट कैसे होता है, ये नहीं मैं समझ पा रहा हूं। वजह क्या है? वजह सर एमएच खान जी। नहीं, वजह कुछ नहीं है, अपने दिमाग की उपज है। 2007 में 12 तक हमारी सरकार रही, माननीय विक्रम सिंह जी डीजीपी रहे, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बना के रखा इन्होंने। इनसे पूछ लीजिए बहन जी ने कभी हस्तक्षेप किया हो इनको कि किसी के बारे में आप पकड़ना चाहे पकड़े, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखना चाहिए रखिए। और डीजीपी को पूरी छूट थी, विक्रम सिंह जी को पूरी छूट थी, पकड़ना चाहिए। और इस तरह की हरकत करने वाले को हमारी पार्टी न मानती है, और किसी भारतीय इंसान को मानना चाहिए इस चीज को कि किसी के ऊपर। और हम तो दूसरी बात करते हैं कि बेगुनाह लोगों का खून बहाने के लिए इस्लाम भी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम इसको कट्टर विरोधी है। इस्लाम इसका कि किसी के खून को बहाओ, अनजान आदमी का, जो बेगुनाह आदमी है जिसका खून आप बिला वजह बहा रहे हैं, तो वो इस्लाम इसको खारिज करता है। ये सरासर गलत। अभी देखिए अब 2020 में क्या हुआ, अखिलेश यादव जी ने सुनील सिंह के नाम जानते होंगे आप, सुनील सिंह को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया। सुनील सिंह कहते थे कि मुसलमान औरतें जो मर जाती हैं, जो लड़कियां मर जाती हैं और कब्र में दफन कर दी जाती हैं, उनको निकाल के मैं रेप करूंगा। उनको अखिलेश यादव जी ने ज्वाइन कराया और मंच साझा किया और पीठ थपथपाया और 1 घंटे तक भाषण कराया उस आदमी का। क्या संदेश देना चाहते हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव सरकार आने के बाद उन्होंने कहा था मुसलमानों को तो मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं अखिलेश यादव।
16% आरक्षण देने की बात कही थी, नहीं दिया उन्होंने। लेकिन ये भी दूसरी बात भी है कि कंधार तक छोड़ने कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं गए थे क्या कंधार तक आतंकवादियों को छोड़ने के लिए? हो रहा है दोनों तरफ से काम, भी दोनों तरफ से ये काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हो रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हो रहा है। और समाजवादी पार्टी छोड़िए, मुख्यमंत्री अपने केस वापस ले लिए, कोर्ट को चलने देते, कोर्ट है ना बनी हुई, कोर्ट को निर्णय करने देते। आप मिसाल कायम करते, आप निर्दोष थे, आप निर्दोष साबित हो जाते। लेकिन आपने भी वही काम कर दिया जो अखिलेश यादव कर रहे थे, वही आपने किया। तो आप में अखिलेश यादव में फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है। ये अपने केस वापस ले रहे हैं, वो आतंकवादियों के केस वापस। नुपुर, आप जवाब दे दीजिए। नुपुर, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर अतुल सक्सेना जी मैं आपके पास आऊंगा। नुपुर, एमएच खान ने आपसे भी सवाल पूछा है। नुपुर, फिर मैं अतुल आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो खान जी जरा थोड़ा सा अंतर बना के रखिएगा। कांदाहार में कोई पार्टी और पिकनिक नहीं चल रही थी। 190 निर्दोष बेचारे हमारे भारतीय सदस्य फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित किसी भी हाल में वापस लाने की जो एक ठान ली थी भारत सरकार ने, आप उसको सलामी दीजिए। फर्क बस इतना है, फर्क नहीं खान जी, जवाब की बात नहीं है, ये सच्चाई है। ये जवाब की बात मैं खान जी आपके ऊपर नहीं बोली। यू नो अमन, इफ एवरीबॉडी इज गोइंग टू इंटरप्ट मी देन मैं पूरी डिबेट खराब करूंगी। ये मुख्तार अंसारी वाली पार्टी, ये अतीक अहमद और आजम खान वाली पार्टी, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये भी कुछ कम नहीं है। इनको मैं याद दिला दूं, ये जो बसपा और सपा है, ये जो बसपा और सपा है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, आजम खान तो है ही सपाई, ये तीनों आपस में फुटबॉल खेलते रहते हैं बसपा और सपा के बीच में। ये सच्चाई है। ये मुख्तार अंसारी कौन है? मुख्तार अंसारी कौन है? मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात और कहूंगी, अरे आपकी बहन मायावती सर्वोच्च न्यायालय में दर दर की ठोकरें खा रही है भ्रष्टाचार के मामलों में, जगह जगह पार्क बना दिए आप गरीब जनता का पैसा खसोट के। अमन, मैं पूरी डिबेट खराब करूंगी। अब सच्चाई ये है कि ये जो समाजवादी पार्टी है, इन्होंने निर्दोष कार सेवकों को मारा, इन्होंने उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों को मारा। क्या मुलायम सिंह ने निर्दोष आंदोलनकारियों और कार सेवकों को जान से नहीं मारा? और कार सेवकों को मारने के बाद ये भी बोला कि मैं तो और मारूंगा। ये क्यों बोल रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? एमएच खान जी, आप बीच में लगातार बोले जा रहे हैं। एक मिनट ऊपर मैं समझा रहा हूँ। एमएच खान, मैं एक मिनट समझा रहा हूँ। एमएच खान जी, आप लगातार बीच में बोले जा रहे हैं। मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने लगातार 2.5 मिनट बोला, किसी ने बीच में नहीं बोला। एमएच खान जी, मैं चाहता आपसे सवाल पूछ लूं, 2008 में जब अहमदाबाद ब्लास्ट हुए थे तब यूपी कनेक्शन निकल कर आया था, नहीं आया था? तब किसकी सरकार थी? 2008 में जब अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे, जब अहमदाबाद में आतंकी हमला हुआ था, तब यूपी में किसकी सरकार थी? जब आजमगढ़ मॉड्यूल निकल कर आया था तब किसकी सरकार थी? मायावती की सरकार थी। 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट, यूपी कनेक्शन, तब किसकी सरकार थी? अरे तो फिर मैं सवाल ना पूछूं? 2008 में किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? 2008 में किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? सवाल बुरा लग रहा है अब आपको सवाल, अब आपको बुरा लग रहा है, आप गाली गलौज करेंगे। 2008 में किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? जब अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए, आतंकी हमला हुआ, किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? जब यूपी कनेक्शन, सर आतंकियों की नौकरी तो नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा हूं तो बुरा लग रहा है। पहले आपने 2.5 मिनट बोला एमएच खान जी, मैंने आपको नहीं टोका, आपने लगातार बोला एमएच खान जी। अरे सर एमएच खान जी आपको बुरा लग रहा है? सवाल पूछ लिया, आईना दिखा दिया, बुरा लग गया आपको? आपसे गुल्लू सवाल पूछूंगा क्या मैं? आप जाइए ना फिर किसी और चैनल, मेरे साथ बैठेंगे तो सवाल सुनने पड़ेंगे सर। एमएच खान जी, 2008 में किसकी सरकार थी? 2008 में किसकी सरकार थी? 2008 में किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी 2008 में? अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे, यूपी कनेक्शन निकल कर आया था, आजमगढ़ मॉड्यूल। अभी 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। एक सवाल पूछ लिया, बुरा लग गया आप लोगों को? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। एमएच खान जी, अगर मेरा सवाल गलत है तो मैं चुनौती दे रहा हूँ, बताइए ना मेरे को। 2008 में किसकी सरकार थी एमएच खान जी? क्यों नहीं कंडेम किया कि आप दाढ़ी वाला क्यों कह रही है? नरेंद्र मोदी को कह के दिखाएं दाढ़ी वाला की हिम्मत हो तो। दाढ़ी वाली जमात चलेगी क्या? मैं दाढ़ी वाला हूं तो क्या नहीं एमएच खान जी, ये मैंने नहीं सुना। आपको क्या अलग बता? नहीं, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं होगी बेनुपुर, ये मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ये टिप्पणी नहीं होगी। ये मैंने नहीं सुना था एमएच खान जी, ये मैंने नहीं सुना था, मैं रोक रहा हूँ। ऐसी टिप्पणी नहीं होगी भाई। क्या? कौन सी टिप्पणी भाई? ये दाढ़ी वाला जो भी आपने बोला, ये सब नहीं, ये मैंने नहीं सुना था एमएच खान।
नुपुर चलिए ठीक है, नुपुर आप बोलिए। कान में अगर आपके कान में वैक्स से साफ कर दीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने कांदाहर की बात करी, मैंने मुख्तार अंसारी की बात करी, जो अपनी पार्टी के अंदर मुख्तार अंसारी जैसे आदमी को जगह देता है। 2007 में बसपा में ज्वाइन किया था, 2009 में आपने उसको लोकसभा का टिकट दिया था। आप भी आतंक और गुनहगारों से परे नहीं है। आपकी बहन मायावती सर्वोच्च न्यायालय में केस लड़ रही है। झूठे आप, झूठे आप। मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी। अगर आपके कान में गू है तो साफ करवाइए, अपना इलाज करवाइए, उम्र का तकाजा रखिए, बकवास मत कीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। नुपुर अब आप टॉपिक पर आ जाइए, आप लोग आपस में बाद में लड़ लीजिएगा भाई, मेरा टाइम नहीं वेस्ट करना, यहाँ पर भी लोग हैं। नुपुर आप बोलिए, फिर अतुल जी आ रहा हूँ और विक्रम जी आ रहा हूँ। पहले नुपुर आप बोल लीजिए। नुपुर देखिए अमन जो बात कही नहीं, नुपुर आप बोल लीजिए। अगर जो बात कही नहीं, आपके सपा और बसपा के प्रवक्ता जो बस, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप रिवाइंड करके दिखाइए इनकी दाढ़ी के बारे में मैंने क्या कहा। मेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या? बेफजूल बातें नहीं करनी है खान और अतुल की तरह। मेरे पास बहुत पढ़ाई लिखाई है, मेरे को मेरी बात करने दीजिए। आप रोके फिर इनको, मैं तो किसी के ऊपर बोली नहीं, मुझे जवाब दे दीजिए। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे 3 बड़े गुनहगार जिनके ऊपर पता नहीं अनगिनत केस दर्ज हो रखे हैं, वो सपा और बसपा के बीच में फुटबॉल क्यों खेलते हैं? अगर इसमें इनको अपनी दाढ़ी नजर आ रही है तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि सच्चाई यही है कि तुष्टीकरण की राजनीति सब करते हैं। बहन मायावती ने 2019 में क्या कहा था सहारनपुर में? दलित और मुसलमान एक साथ वोट करो। 2 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन ने उनको बैन किया था। बताइए सच है कि नहीं है? बहन मायावती को तुष्टीकरण के चार्ज में इलेक्शन कमीशन ने बैन किया था 2019 के चुनाव में। एमएच खान जी अब आप बताइए, एक-एक करके बोलिए। कोशिश करी थी। आपने सवाल पूछ लिया नुपुर आपने सवाल पूछ लिया। अब एमएच खान आप बताइए। 2013 की बात। अब एमएच खान आप बताइए, बोलिए एमएच खान आप बोलिए। मुख्तार अंसारी को मौका देने वाली पार्टी है आप। गुनहगारों के साथ आपका भी हाथ है। महा झूठे हैं, कौन है? महा झूठे, झूठा बोलती हूँ मैं आपको। झूठे हैं। आपके चलते तुष्टीकरण की राजनीति पनपती है। तुम झूठे हो, झूठों के सरदार हो तुम, झूठों के सरदार हो तुम। सुनने में तुम्हारे कमी है। मशीन लगा लो, उम्र का तकाजा है। कान की मशीन लगाओ, उम्र का तकाजा है मुझे तुम्हारी। पहले तुम ये अब आप लोग तू तड़कपन ऑडियो बंद कर दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अतुल सक्सेना और मैं विक्रम सिंह के पास जा रहा हूँ। चलिए छोड़ दीजिए ना आपस में, आप लोग सीनियर लोग हैं, आप तू तड़क पर नहीं उतरते ना। मैं अतुल सक्सेना, पूरी डिबेट आपने सुनी। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर इतना ही वोट दिलाते हैं आतंकी तो मैनिफेस्टो में आतंकियों के लिए कोई योजना भी ले आइए फिर। अतुल सक्सेना जी देखिए अमन जी, ये जो भाजपा जो है मोदी जी, कोई बीच में नहीं बोलेगा, अतुल जी को बोलने दीजिएगा प्लीज। देखिए जो भाजपा के लोग हैं सबसे बड़े आतंकवादी हैं। जो किसानों को आतंकवादी कह सकता है, खालिस्तानी कह सकता है, तो इनकी बात तो आप रहने दीजिए अमन जी। अच्छा, राज्यसभा वोट दिलाने का वोट जनता ने तय करा हुआ है। जिस तरीके से देखिए, अरे फिर बोल, तुम मुरादनगर में और फतेहपुर के अंदर तुमने लाठीचार्ज क्यों करी थी? अरे क्यों नहीं बोलूंगी, तुमने भी तो मेरे ऊपर बोला। अगर मुझे कोई मौका नहीं देगा तो मैं भी नहीं देती मौका। अरे आप तू मेरा भाई नहीं है, लेकिन तेरे जैसा आदमी मेरा भाई नहीं हो सकता जो बहनों को बकवास बोलते। मैं ऐसे आदमी को बकवास आदमी बोलती हूँ। तुम मुरादनगर का और फतेहपुर का जवाब दो। तुम पहले मुरादनगर और फतेहपुर का जवाब दो। 2014 मुरादनगर, 2016 फतेहपुर। तुमने किसानों के ऊपर डंडे क्यों बरसाए? यहाँ तक के तुमने 2017 का चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ना सही समझा। वो कांग्रेस जिन्होंने मुल्ताई मध्य प्रदेश के अंदर 28 किसानों को वोट के हाथ उतार दिया। एक मिनट नुपुर बोलने देते हैं। अतुल जी अब आप बोले, विक्रम सिंह के पास भी जाना है। हाँ एक मिनट नुपुर एक मिनट, नुपुर उनको बोलने देते हैं। ऑडियो बंद प्लीज। अतुल सक्सेना आप बोलिए, अतुल जी आप बोलिए। अतुल एक मिनट नुपुर, सबका ऑडियो बंद, अतुल बोलिए प्लीज। विक्रम जी आ रहा हूँ, यहाँ पर भी देखिए कल चौथे चरण का इसलिए नहीं लिए थे, चौथे चरण का मतदान होना है अमन जी। और समाजवादी पार्टी जो है ना दोहरा शतक मारने जा रही है। असली मुद्दा ये है क्योंकि इस बार का चुनाव जो ना तो आतंकवादी पे, ना खालिस्तानी पे, ना किसी चीज पे। इस बार का चुनाव योगी राज में 30,000 दंगे हुए और 18 लोग मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। उसका जवाब गौफिशिंग के केस पे हुई। और आप देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को इन्होंने कुछ भी देने का काम नहीं करा। उत्तर प्रदेश की जनता को केवल धोखा देने का काम किया। सबसे बड़े झूठे यदि कोई लोग हैं तो भाजपा के लोग हैं। और यदि झूठों की अभी मैं बात करूं सबसे बड़ी संज्ञा दूं तो मोदी जी से बड़ा झूठा कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को केवल झूठ के सहारे ही अपनी राजनीति करी है। और अभी ये बात कर रही थी अभी हमारी नुपुर बहन जी
कि भाई कार सेवकों की बार बार बात आती है। अरे देखिए सुनिए, क्या ये झूठ है कि आपने आतंकियों के केस वापस लिए थे? वो तो बता दीजिए, जिस पर शुरू हुए। सर 40 मिनट हो गया अतुल भाई, प्लीज बता दीजिए क्यों लिए थे आतंकियों के केस वापस, क्या वजह थी, क्यों लिए? आतंकियों की सजा जो है ना फांसी की। जी बताइए। जी। समाजवादी पार्टी जो है इसका पक्ष नहीं करती है। समाजवादी पार्टी जो आतंकी होता है उसे जेल भेजना है काम, फांसी। तो उस वक्त गलत किया था समाजवादी सरकार ने 2013 में, आप ये कह रहे हैं उस वक्त गलत किया था 2013 में? लोग शहीद हुए, उसकी जांच का क्या हुआ? वो वीर परिवारों को इन्होंने क्या देने का काम किया, जिनके घर तबाह हो गए? पुलवामा में क्या जांच हुई, मैं जानना चाहता हूँ। गोधरा कांड में हमारे इतने लोग मरे, उसकी क्या जांच हुई? क्या वो न्याय मिल पाया? या वो एसपी ने कितने जिनके खिलाफ चलने का काम किया? अब आप नुपुर बोल, अब अतुल हो गया, आप नुपुर बोल रही है। ये आंकड़ा कहां से लाए? विक्रम सिंह जी बात कर रहे थे, ये आंकड़ा कहां से लाए? अहमदाबाद की बात पूछना चाह रही हूँ मैं पूछना चाह रही हूँ उनसे, ये महा झूठा आदमी 30,000 दंगों के आंकड़ा कहां से लाए? मैं इनको चैलेंज करती हूँ, सोर्स बताएं। अमन, मैं इनको चैलेंज करती हूँ, सोर्स बताएं। ये एंटी सोशल जिसको आप समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बता रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी में तो मोहम्मद सैफ के पिताजी और मोहर्रम अली पप्पू भी हैं जिन्होंने 2014 में सहारनपुर में राइट्स करवाए थे, दंगे करवाए थे। जरा ये बता दें, एंटी सोशल स्पोक्सपर्सन ऑफ समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री को झूठा बोल रहे हो, 30,000 दंगों का आंकड़ा कहां से लाए हो? क्योंकि बकायदा मैं दंगा के आंकड़े बताती हूँ। अखिलेश यादव के ऊपर 250 दंगे कराने का आरोप है। और ये आर्टिकल पढ़िएगा, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने बेटे उस टाइम का सांसद अखिलेश यादव के खिलाफ रेप केस खारिज करवाया था। मैं न्यूज आर्टिकल दिखा रही हूँ, मुझे पढ़ने दीजिएगा। एक कंप्लेंट गई थी। अच्छा देखिए, सवाल ये कि ये कोई मुद्दे हैं भी ग्राउंड पर। मैं यहाँ पर लोगों से बात कर लेता हूँ, ऐसे चीखने से फायदा नहीं है भाई। लगातार ट्वीट हो रहा है, ओवरलैप हो रहा ऑडियो। विक्रम जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये मुद्दे हैं। अच्छा मैं आपसे नहीं पूछ पाता, ये मुद्दे हैं यहाँ पर लोगों के जहन में कि केस वापस ले लेना आतंकियों के? बिल्कुल है। और मेरा नाम, आप भी यहीं पर थे जब लास्ट हुआ था? मेरा नाम शीलेंद्र त्रिपाठी है और मैं काशी गंगोत्री सेवा समिति में सदस्य हूँ, गंगा आरती का पुजारी हूँ। उस समय जब ये ब्लास्ट हुआ था उस समय हम लोग बाहर थे, कुछ हम लोगों का टूर चल रहा था आरती का, तो हम लोग बाहर थे। ब्लास्ट यहाँ पे जहाँ हुआ था तो मौके पे काफ़ी मौतें हुई थी, छोटी बच्ची भी, आज भी उसकी वो तिथि मनाते हैं हम लोग, सब लोग दिए जलाते हैं जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए। तो आज भी लोग उसको निंदा करते हैं उस चीज़ की, और लोग बोलते हैं कि हाँ ये गलत है। आज भी जब लोगों को पता चला कि भाई इसमें किसी का हाथ है, लोग क्या क्या कर रहे हैं उनके लिए, जो समाज में मानवता में हिंसा फैलाते हैं, तो जाहिर है जो जिसकी आत्मा एकदम साफ होगी वो तो भड़क ही जाएगा। बचाने की जब कोशिश की गई आतंकियों को, जब ये पता लगा था? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया आप लोगों के द्वारा कहानी सब कुछ पता चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो उन परिवारों से बात की, उन परिवारों का क्या रिएक्शन था कि जिन्होंने उनको मारा उनको बचाने की कोशिश? नहीं, तो ये तो गलत है। देखिए मेरे हिसाब से कहा जाए तो मेरा तो कोई नहीं था, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा, ये सारी पृथ्वी मेरी है, वो सारा जो पृथ्वी में समाज है वो मेरा परिवार। वोट मिलता है क्या? अब वोट मिलता है, क्या मिलता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। 2017 के पहले इसी बनारस का माहौल ऐसा था कि जहां हम लोग दाढ़ी वाले को देख लेते थे ना तो डर लगता था, सहम जाते थे लोग, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, सारे लोग सहम जाते थे। लेकिन मुझे लग रहा है जब से योगी जी आए तब से कोई सहम का माहौल नहीं है, लोग खुश हैं और अपने जीवन को बड़े अच्छे से इसी बनारस में जी रहे हैं। नहीं, संकट मोचन में भी लोग डरे हुए थे, उस एरिया के, उस नहीं जाना चाहते थे। कचहरी में लोग डरे थे, दशाश्वमेध घाट पे डरे थे, यहाँ हजारों लोगों की भीड़ आती है, लेकिन वो डर का माहौल अब नहीं है। लेकिन जो अखिलेश दंगेश में था, आज अगर योगी जी ने उनको दंगेश कहा है तो ये सही कहा है। हम काशी वाले योगी जी का समर्थन करते हैं। मुद्दे हैं ये सब, ये जो ये बनाने की कोशिश पीएम कर रहे हैं, ये मोदी जी, योगी जी, ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के लिए करते हैं। सामान्य मुद्दा नहीं है, यह हकीकत है कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में जैसा इन्होंने कहा कि दाढ़ी वाले से डर लगता था, एक्चुअल में डर लगता था। ये अपराधी थे, ये जो है लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति को अपने हाथों में लेते थे। कानून व्यवस्था की स्थिति थी ही नहीं, और ये जहां मर्जी करते थे, थाने पे इनकी सुनवाई होती थी। आम मतलब सीधा, तो वो भी नागरिक थे, इसमें क्या बुराई है? दाढ़ी वाले मतलब क्या होता है? मतलब वो भी नागरिक है ना भाई।
जिनको कि देख के उनको भारत के एक वर्ग विशेष को भारत का जैसे मूल नागरिक माना गया हो, और हम लोग तो वो नहीं है क्या? और हम लोग के साथ ऐसा, जब मतलब हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे हम लोग किसी बांग्लादेश या रोहिंग्या। आप पार्टी से हैं क्या किसी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भारत का आम आदमी हूँ। और वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अरुण चौबे है। डॉक्टर साहब काशी में ही रहते हैं? जी, मैं काशी में रहता हूँ। मैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। अच्छा। और हमने तो ये इश्यूज हैं ग्राउंड पर? इश्यूज है। हम लोगों ने लगातार उस समय जब बम विस्फोट हुआ, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उस टाइम मैं एमफिल कर रहा था, और हम लोग से पूछे कि कैसे हम लोग वहां से लोगों की लाशों को उठा के तोड़ रहे थे। समाजवादी सरकार, जब सपा की से बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, और हुआ था लोगों के लाशों को बोरे में भर के ऐसे फेंक दी, जिसको मरे न जाने कितने लोग थे। सरकारी आंकड़ों में बताया गया कि 13 लोग मरे हैं। मरे थे लोग 50 से ज्यादा। और इसके बाद मुकदमे जो वापस लेने की आप बात कर रहे हैं ना, ये नमाजवादी कहना ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, चलिए ठीक है, वो राजनीतिक आरोप अपनी जगह हो सकता है, लेकिन विक्रम सिंह जी, आपको लगता है कि मतलब पॉलिटिक्स पर तो मैं आपसे बात कभी नहीं करता, ना कभी करूंगा, लेकिन चुनावों में ये मुद्दा उठाकर क्या चुनावी बेनिफिट लेने की कोशिश है? और क्या लॉ एंड ऑर्डर इशू, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है? विक्रम सिंह जी आप बोलिए, मैं आ रहा हूं एक मिनट आपके पास, फिर एमएच खान जी मैं आपके पास भी आऊंगा, पूरा टाइम दूंगा आपको। लॉ एंड ऑर्डर तो किसी भी राज्य के, किसी भी समाज की प्राण ऊर्जा और प्राण लाइफ लाइन है। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तो सब कुछ बेमानी हो जाएगा, फिर हर चीज निरर्थक हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर है और उस पर चर्चा करना स्वस्थ लोकतंत्र में परम आवश्यक है। और आपने जो प्रोग्राम किया वो सबसे ज्वलंत प्रश्न था कि क्या आतंकवादियों के केस वापस लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। मैं तो समझता था कि विद्वान पहले कम से कम आज एक मत होकर के और एक कठोर संदेश सबको देंगे, सभी राजनीतिक दलों को, सभी वोटर्स को देंगे कि जीरो टॉलरेंस आतंकवाद की तरफ होना चाहिए। जो नहीं करेगा वो हमें स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, एमएच खान जी अब आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबको आखिरी टाइम दे रहा हूं। बोलिए अब आप एमएच खान जी, जो आप कहना चाह रहे हैं बोलिए। नहीं, मैं कहना कुछ नहीं चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उस समय जो आतंकवादी घटना घटी समाजवादी पार्टी की सरकार में घटी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं घटी। जब अभी एक दर्शक आपको कह रहे थे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में घटना घटी, विक्रम सिंह जी उस पर डीजीपी थे, नहीं घटी। और उसमें जितने आतंकवादी मारे गए हैं या जिनका नाम आया है, उसमें कोई एक दाढ़ी वाला हो बताइए आप? दाढ़ी वाला उसमें कोई नहीं है। दाढ़ी तो साधु संत भी बढ़ा रहे हैं, दाढ़ी तो नरेंद्र मोदी जी भी बढ़ाए हुए हैं। तो दाढ़ी पे सवाल उठाना, चोटिया पे सवाल उठाना, ये राजनीति में तो चल सकता है, लेकिन भाईचारा के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है। भाईचारा में सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारी पार्टी का नारा ये सबने हटाया, सबने सुखाया। सबको गले लगाना चाहिए और सबको गले लगाती है हमारी पार्टी। अतुल सक्सेना जी, आपको लगता है ये मुद्दा डेंट करेगा? इस देश में एक ऐसा कन्विक्शन नहीं है। जी एक मिनट नुपुर जी, आपको मौका दे रहा हूँ, एक मिनट एक करके बोल लेते हैं। नुपुर मैं आपको आखिरी टाइम दूंगा, कंक्लूडिंग कमेंट दूंगा नुपुर आपको। पहले अतुल जी अब आप बोल लीजिए, सबको एक एक कमेंट। अतुल सक्सेना, ये डेंट करेगा क्या इशू? लोग यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि वो सारी ताजा चीजें हैं, वो धमाका। देखिए अमन जी, उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कोई मुद्दा जो है काम नहीं कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो फेलियर रहा भाजपा का, चाहे वो किसान कानून को लेकर कर रहा हो, 700 किसान उसमें शहीद हो गए हो, चाहे लखीमपुर घटना की बात करें, चाहे इन्होंने जो है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का काम किया, चाहे ओबीसी को इन्होंने छलने का काम किया, चाहे जातिगत जनगणना की ओबीसी की मांग को पूरा नहीं किया गया, चाहे इस तरीके चलिए वो सारी चीजें। नुपुर 30 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है। नुपुर 30 सेकंड। ठीक अतुल हो गया 30 सेकंड दे सकता था मैं से। नुपुर 30 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है, लास्ट 30 सेकंड। अखिलेश यादव सरकार के टाइम पे यूपी स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम का पूरा पेपर एग्जामिनेशन लीक हो गया था, इनको याद नहीं होगा, बड़ा स्कैम था। चलिए समय इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। दशाश्वमेध घाट से आप देख रहे थे देश नहीं झुकने देंगे का स्पेशल एडिशन, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।